गुड मॉर्निंग। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत आज हम कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सन की लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इस लाइट एनर्जी से युक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी जनरेट होते हैं और एनएडीपी का रिडक्शन होता है। इस प्रकार बने हुए एटीपी और रिड्यूस्ड एनएडीपी डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे हम डार्क फिक्सेशन ऑफ CO2 या CO2 एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। डार्क रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो लाइट और डार्क दोनों की ही प्रेजेंस में होती है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए लाइट अनिवार्य नहीं होती, एसेंशियल नहीं होती। इसलिए इस रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहना अधिक उपयुक्त रहता है। CO2 के फिक्सेशन के फलस्वरूप ग्रीन प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, शुगर्स का फॉर्मेशन होता है। यदि बनने वाला फर्स्ट कंपाउंड 3 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है तो ऐसे प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उस प्रक्रिया को हम C3 साइकिल कहते हैं। लेकिन यदि प्लांट में बनने वाला फर्स्ट कंपाउंड 4 कार्बन युक्त होता है तो ऐसे प्लांट को हम C4 प्लांट कहेंगे, और इनमें होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन को हम C4 साइकिल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जिसमें यूज़ किए गए जो पदार्थ होते हैं वह ये पदार्थ साइकिल के बाद हमें वापस से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि यह एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए हम इसको साइकिल के यहाँ पे टर्म यूज़ की जाती है। और यदि फर्स्ट कंपाउंड 3 कार्बन युक्त है तो इसे हम C3 साइकिल कहेंगे, प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहेंगे। लेकिन फर्स्ट जो कंपाउंड हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से वो 4 कार्बन युक्त है, तो ऐसी साइकिल को हम C4 साइकिल और प्लांट को हम C4 प्लांट कहेंगे। आज हम C3 प्लांट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, जबकि C4 प्लांट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ले लेंगे। C3 प्लांट्स में किस प्रकार से यह CO2 का फिक्सेशन होता है। रूबन और उनके सहयोगी जो वर्कर्स थे उन्होंने 1940 में इसका अध्ययन किया था। रूबन और उनके कोवर्कर्स द्वारा 1940 में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का अध्ययन किया, और यह अध्ययन उन्होंने रेडियोएक्टिव कार्बन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को अवेलेबल कराकर किया। रेडियोएक्टिव कार्बन इन्होंने C11 प्रयोग में लिया था। C11 युक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो प्लांट्स को अवेलेबल कराई। रेडियोएक्टिव कार्बन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल कराकर प्लांट को फोटोसिंथेसिस यदि कराते हैं तो यह रेडियोएक्टिव कार्बन कहाँ कहाँ प्लांट में किन किन कंपाउंड्स का जाके फॉर्मेशन कर रहा है उसका ज्ञात किया जा सकता था। परंतु क्योंकि C11 की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इस कारण से कंप्लीट साइकिल को ट्रेस रूबन नहीं कर पाए थे। लेकिन अपने प्रयोगों द्वारा रूबन ने एक निष्कर्ष दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन लाइट के इल्यूमिनेशन के बाद होता है, अर्थात प्लांट को यदि हम कुछ समय के लिए लाइट अवेलेबल कराते हैं उसके बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। और यह जो फिक्सेशन होता है इस फिक्सेशन में इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट हमें फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स नहीं मिलते, बल्कि कई इंटरमीडिएट्स इस प्रोसेस में बनते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कार्बन 14 का आविष्कार हुआ, और इस कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ थी कार्बन 14 की, यह हाफ लाइफ 5700 वर्ष की थी। 5700 वर्ष की लाइफ साइकिल कार्बन 14 की रही, तो यह बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं हो सकता था। अतः नेक्स्ट साइंटिस्ट कैल्विन और बेंसन के द्वारा 1946 से 1953 तक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए, और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की कंप्लीट साइकिल को ट्रेस आउट किया। कैल्विन और बेंसन ने कार्बन 14 को
कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में अवेलेबल कराया। अपने प्रयोग में इन्होंने एल्गी यूज करी, क्लोरेला और सैनिडेस्मस थी, क्लोरेला और सैनिडेस्मस को इन्होंने यूज करा। यूनिसेलुलर एल्गी थी, तो इन एल्गी में साइकिल को ट्रेस आउट करना इजी था। इन एल्गीज को फ्लास्क में लिया और उस फ्लास्क में कार्बन 14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट्स अवेलेबल कराए। फ्लैश लाइट के द्वारा इन्होंने इलिमिनेट करा और फौरन ही एल्गी को मिथेनॉल या इथेनॉल में हीट करके उसको किल कर दिया गया। क्या क्या काम करी, एल्गल सेल ली और इसमें जो कार्बन 14 था वो कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट के रूप में अवेलेबल कराया। इसको इन्होंने फ्लैश लाइट से इलिमिनेट करा। जैसे ही लाइट मिलेगी फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस प्रारंभ होगी और जस्ट फ्लैश लाइट देने के तुरंत बाद ही एल्गल सेल को मिथेनॉल या इथेनॉल के सॉल्यूशन में हीट कर लिया गया, जिससे कि ये एल्गल सेल समाप्त हो जाती है। और अब इसके एक्सट्रैक्ट को प्राप्त करके उसे क्रोमेटोग्राफी के द्वारा और ऑटोरेडियोग्राफी द्वारा ज्ञात किया कि रेडियो एक्टिविटी किस कंपाउंड में है। तो एल्गल सेल को रेडियोएक्टिव कार्बन अवेलेबल कराए, फ्लैश लाइट दी, जो भी एल्गल सेल थी उसे मिथेनॉल इथेनॉल से किल करा और अल्टीमेटली उनके एक्सट्रैक्ट को क्रोमेटोग्राफी करी और देखा ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं। उन्होंने पाया कि यदि हम बहुत कम टाइम के लिए लगभग 1 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड तक के लिए यदि हम एक्सपोजर कर रहे हैं एल्गल सेल का, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है जिसमें रेडियोएक्टिविटी पाई जाती है वह कंपाउंड 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पाया जाता है बहुत कम टाइम के लिए यदि हम कर रहे हैं। लेकिन यदि यही एक्सपोजर का टाइम बढ़ा करके 30 से 60 सेकंड के मध्य कर दिया जाता है तो धीरे धीरे रेडियोएक्टिव कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की मात्रा कम होने लगती है और इसके स्थान पर कई अन्य कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेडियोएक्टिविटी शो करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि फर्स्ट जो कंपाउंड बन रहा है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है। तो इस प्रकार से कैल्विन और बेंसन ने सर्वप्रथम 3 कार्बन युक्त कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनने को दर्शाया। इसके पश्चात इस प्रयोग के द्वारा एक्सपोजर टाइम को चेंज करके जो भी डिफरेंट प्रकार के कंपाउंड्स CO2 फिक्सेशन में बन रहे हैं, इंटरमीडिएट्स जो भी बन रहे हैं, उन सबको भी कैल्विन ने ज्ञात किया और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के बनने फिक्सेशन की कंप्लीट साइकिल कैल्विन के द्वारा ज्ञात की गई थी। और अपने इस काम के लिए कैल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। कैल्विन और बेंसन के द्वारा जो साइकिल बताई गई वह साइकिल C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के नाम से जानी जाती है। यह साइकिल प्रारंभ होती है 5 कार्बन युक्त शुगर राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के द्वारा। इस शुगर को हम RUBP के नाम से भी जानते हैं। अब यह जो RUBP शुगर है यह 5 कार्बन युक्त शुगर है और अल्टीमेटली इस साइकिल से एक हेक्सो शुगर के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स प्रयुक्त होते हैं और अर्थात 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर साइकिल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो कि कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल से यह शुगर रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके अल्टीमेटली यह 3
कार्बन युक्त 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। इसके द्वारा फर्स्ट जो रिएक्शन है, इस फर्स्ट रिएक्शन से हमें मिलेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसे हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 PGA कहते हैं। और क्योंकि यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स थे 5 कार्बन शुगर के और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने, तो यहाँ पर यह जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जो कि 3 कार्बन युक्त एसिड है, इसके हमें टोटल 12 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में PGA का यह मॉलिक्यूल ATP से फॉस्फेट ग्रहण करता है और 1,3-डाई PGA का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ATP के 12 मॉलिक्यूल प्रयुक्त होंगे और 12 ADP रिलीज होते हैं। वन 3-डाई PGA का नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन रिड्यूस्ड NADP से प्राप्त होती है जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे। तो अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन में जो NADP रिड्यूस हुए थे वो NADP यहाँ पर प्रयुक्त होंगे और टोटल 12 रिड्यूस्ड NADP यहाँ पर रिडक्शन के लिए प्रयुक्त होते हैं और अल्टीमेटली यहाँ से जो फॉस्फेट हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो एसिड के रिडक्शन से हमें एल्डिहाइड मिलेगा। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसलिए इसके रिडक्शन से हमें फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड मिलेगा। साथ ही यहाँ पर प्रत्येक मॉलिक्यूल पर के साथ में जो एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था, इनमें से एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और PGAL के या फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के प्रत्येक मॉलिक्यूल पर एक ही फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम PGAL कहते हैं और इस प्रकार से इसके टोटल 12 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। यह थर्ड स्टेप एक रिडक्शन का स्टेप है। आगे पढ़ने की ईज से या समझने की सरलता से यहाँ पर जो 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुए हैं, इन 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को हम 6 के ग्रुप में 6 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। टोटल 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम 2 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। अब इस प्रकार से जो बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं यह हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं और यह अल्टीमेटली एक हेक्सोस शुगर के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। शेष बचे जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वह वापस से इस राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट शुगर के फॉर्मेशन में प्रयुक्त होते हैं। अब इनमें से 2 मॉलिक्यूल आइसोमराइज होकर के डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट यह PGAL का ही आइसोमर होता है, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है। अतः ये दो मॉलिक्यूल्स आइसोमराइज होकर के 2 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे और PGAL के मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के यह दोनों मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एक 6 कार्बन युक्त शुगर है और अल्टीमेटली इसके
दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं, दो मॉलिक्यूल PGAL के और दो मॉलिक्यूल डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मिलकर के फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से एक ऑर्थोफॉस्फेट यहाँ पर रिलीज होता है। एक ऑर्थोफॉस्फेट रिलीज हो जाने के कारण यह फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के प्रत्येक मॉलिक्यूल द्वारा एक ऑर्थोफॉस्फेट रिलीज हो जाने के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं हमें, जिन हर एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रत्येक मॉलिक्यूल 6 कार्बन युक्त शुगर है, तो यहाँ पर हमें 6 कार्बन युक्त शुगर के दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त हुए हैं। यह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन PGAL के दो मॉलिक्यूल्स के साथ मिल करके अगेन xylulose 5 फॉस्फेट xylulose 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगी। यह एक 5 कार्बन युक्त शुगर है और दो मॉलिक्यूल्स यह इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के बनाती है। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट यह 4 कार्बन युक्त शुगर है, तो 4 कार्बन युक्त शुगर के दो मॉलिक्यूल और 5 कार्बन युक्त शुगर के दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 6 कार्बन युक्त शुगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट थी और 3 कार्बन युक्त PGAL का मॉलिक्यूल है। यह इनके दोनों के प्रत्येक के दो मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा और अल्टीमेटली 4 कार्बन युक्त इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और 5 कार्बन युक्त xylulose 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। PGAL के शेष बचे 4 मॉलिक्यूल्स में से अगेन दो अन्य मॉलिक्यूल आइसोमराइजेशन द्वारा डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर दो मॉलिक्यूल डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट के हैं। यह जो मॉलिक्यूल डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट के हैं, यह दोनों मॉलिक्यूल 4 कार्बन युक्त इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करते हैं और 3 कार्बन युक्त डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और 4 कार्बन युक्त इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है। इस कारण से 7 कार्बन युक्त शुगर सीडोहैप्टेलूज 1,7 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। सीडोहैप्टेलूज 1,7 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। इसके भी हमें दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। सीडोहैप्टेलूज 1,7 बाइफॉस्फेट अगेन एक ऑर्थोफॉस्फेट को रिलीज करती है, जैसा कि यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ने किया था। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स ऑर्थोफॉस्फेट के रिलीज करे जाएंगे और सीडोहैप्टेलूज 7 फॉस्फेट का निर्माण होता है। सीडोहैप्टेलूज 7 फॉस्फेट के भी यहाँ पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर शेष बचा हुआ जो PGAL का मॉलिक्यूल है, यह PGAL का मॉलिक्यूल इस सीडोहैप्टेलूज 7 फॉस्फेट से के साथ मिलकर के 5 कार्बन युक्त शुगर्स का फॉर्मेशन करता है। यह दो प्रकार की शुगर्स बनाता है। एक तो जैसा यहाँ बनी थी xylulose 5 फॉस्फेट बनेगी, और जो दूसरी शुगर बनती है वह राइबोस 5 फॉस्फेट कहलाती है। दोनों ही शुगर्स 5 कार्बन युक्त शुगर्स हैं। 7 कार्बन युक्त सीडोहैप्टेलूज 7 फॉस्फेट था और 3 कार्बन युक्त यहाँ पर PGAL का मॉलिक्यूल था। कुल 10 कार्बन में से 5 कार्बन राइबोस 5 फॉस्फेट में और 5 कार्बन xylulose 5 फॉस्फेट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से टोटल इन दोनों शुगर्स के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। इस सारी प्रक्रिया में
हमारे पास 2 मॉलिक्यूल यहाँ ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट के, 2 यहाँ पर ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल यहाँ राइबोज 5-फॉस्फेट के बने हैं। यह मॉलिक्यूल्स में से ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल, यह दोनों आइसोमराइजेशन के द्वारा राइबोलोज 5-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोलोज 5-फॉस्फेट 5 कार्बन युक्त शुगर है। राइबोज 5-फॉस्फेट के भी जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यह मॉलिक्यूल्स एपिमराइजेशन के द्वारा राइबोलोज 5-फॉस्फेट का ही फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट से, 2 यहाँ से और 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5-फॉस्फेट के एपिमराइजेशन से बनेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें राइबोज 5-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। यहाँ जो राइबोज 5-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं, यह मॉलिक्यूल एटीपी से फॉस्फोराइलीकृत होकर के यहाँ एडीपी रिलीज करेंगे और राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। 6 राइबोज 5-फॉस्फेट के फॉस्फोराइलेशन के लिए हमें 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होगी। तो अल्टीमेटली 6 राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जो कि साइकिल को प्रारंभ करने में यूज़ किए गए थे, उन मॉलिक्यूल्स का वापस से फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस कंप्लीट साइकिल को यदि हम रिवाइज करें तो फर्स्ट रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल्स राइबोज 1,5-बाइफॉस्फेट के 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से बने हुए 3 PGA के मॉलिक्यूल एटीपी से फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 1,3-डाई PGA का निर्माण करेंगे। 1,3-डाई PGA के रिडक्शन से फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो फर्स्ट 3 रिएक्शंस हुई हैं, इन फर्स्ट 3 रिएक्शन में राइबोलोज बाइफॉस्फेट के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने और फॉस्फोराइलेशन और रिडक्शन के द्वारा अल्टीमेटली फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स हेक्सो शुगर के फॉर्मेशन में यूज होते हैं, जबकि कुल मिलाकर के 4 मॉलिक्यूल्स डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। परंतु साइकिल को इजीली समझने के लिए हमने इन्हें यहाँ पर अल्टरनेटली लिख लिया है। 2 डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन के मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल PGL के साथ में मिलकर के 6 कार्बन युक्त फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का निर्माण करेंगे, जो कि एक फॉस्फेट को रिलीज करके अल्टीमेटली फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में चेंज होगा। नेक्स्ट PGL के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके यह फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 4 कार्बन युक्त इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और 5 कार्बन युक्त ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन युक्त शुगर है, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के 7 कार्बन युक्त सीडोहैक्टोलोज 1,7-बाइफॉस्फेट बनाती है। यहाँ जिस प्रकार से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ सीडोहैक्टोलोज 1,7-बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट 6 कार्बन युक्त थे, सीडोहैक्टोलोज 7 कार्बन युक्त शुगर है। यहाँ इसने जैसे अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज करा, यहाँ पर भी सीडोहैक्टोलोज 1,7-बाइफॉस्फेट यहाँ ऑर्थोफॉस्फेट को रिलीज करके सीडोहैक्टोलोज 7-फॉस्फेट का निर्माण करेगा। फ्रक्टोज फॉस्फेट ने यहाँ पर PGL के साथ रिएक्ट करके 4 और 5 कार्बन युक्त शुगर्स का फॉर्मेशन करा था। यहाँ सीडोहैक्टोलोज 7-फॉस्फेट PGL के साथ रिएक्ट करके दोनों ही 5 कार्बन युक्त शुगर का फॉर्मेशन करता है, जिनमें से एक राइबोज 5-फॉस्फेट और दूसरी ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट होती है। राइबोज 5-फॉस्फेट एपिमराइजेशन के द्वारा राइबोलोज 5-फॉस्फेट का निर्माण करेगी, जबकि ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट अल्टीमेटली आइसोमराइजेशन के द्वारा राइबोलोज 5-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करती है। यह राइबोलोज 5-फॉस्फेट एटीपी के द्वारा फॉस्फोराइलाइज्ड होकर के राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट का निर्माण करती है और राइबोलोज 1,5-फॉस्फेट जो इसने कि साइकिल को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था। अधिक स्पष्ट समझने के लिए
कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट रिएक्शन, देन फॉस्फोराइलेशन सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप यहाँ पे रिडक्शन का हो गया, फोर्थ स्टेप में आइसोमराइजेशन है जिससे कि द्वारा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण किया था। फिफ्थ स्टेप यहाँ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन, सिक्स्थ स्टेप ऑर्थोफॉस्फेट का रिलीज होकर के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना। नेक्स्ट सेवंथ स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन। एट्थ स्टेप में सीडोहैप्टोलोज 1,7 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन। नाइन्थ स्टेप सीडोहैप्टोलोज 1,7 बाइफॉस्फेट से ऑर्थोफॉस्फेट रिलीज होकर के सीडोहैप्टोलोज 7 फॉस्फेट का फॉर्मेशन। और 10th स्टेप जहाँ पर कि राइबोज 5 फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट का सीडोहैप्टोलोज 7 फॉस्फेट से फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट इसके बाद राइबोज 5 फॉस्फेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट एक्टिमराइजेशन का प्रोसेस जो है, और 12th प्रोसेस जिसके द्वारा ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट में आइसोमराइज होती है। 13th स्टेप राइबोलोज 5 फॉस्फेट का राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में परिवर्तन होना। तो इस प्रकार से इस पूरी साइकिल में टोटल 13 रिएक्शंस होती हैं। देखा जाए तो यह साइकिल टोटल 4 फेजेस में पूर्ण होती है। फर्स्ट फेज इसका जिसे हम कार्बोक्सिलेशन फेज कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन फेज है जिस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करके और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड फेज इसका रिडक्टिव फेज कहलाता है। रिडक्टिव फेज जिसमें कि रिड्यूस्ड NADP का प्रयोग करके फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। थर्ड स्टेप इसका रीजेनरेटिव फेज कहलाता है। रीजेनरेटिव फेज में यहाँ फोर्थ रिएक्शन से लेकर के शेष 13 रिएक्शंस को सम्मिलित किया जाता है। 4 to 13 जो रिएक्शंस है वो रीजेनरेटिव फेज में आती हैं, जिनके के द्वारा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को वापस से प्राप्त किया जाता है। जो स्टार्टिंग की शुगर थी वो वापस से स्टार्टिंग की शुगर को प्राप्त करने की जो फेज होगी वह रीजेनरेटिव फेज कहलाती है। फोर्थ फेज यहाँ पर हम इस फोर्थ फेज इस रिएक्शन को मानते हैं जहाँ पर कि प्रोडक्ट का सिंथेसिस है। इस कंप्लीट रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो फोर्थ जो फेज होता है, फोर्थ फेज प्रोडक्ट सिंथेसिस फेज कहलाता है। तो इस कंप्लीट साइकिल में 13 जो रिएक्शंस है, इन 13 रिएक्शंस को हम फोर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करें इस जो सारी 13 रिएक्शंस हो रही हैं, इन सारी 13 रिएक्शंस में कौन कौन से एंजाइम प्रयोग किए जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग के द्वारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर जो एंजाइम प्रयुक्त होता है ये इस रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि RUBP कार्बोक्सिलेज कहलाता है। फर्स्ट रिएक्शन में जो एंजाइम RUBP का कार्बोक्सिलीकरण कर रहा है यह एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहलाता है। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। इस एंजाइम का सिंथेसिस यद्यपि क्लोरोप्लास्ट में होता है, परंतु इस एंजाइम की एक यूनिट के सिंथेसिस के लिए जो जेनेटिक कोड होता है वो केंद्रक से प्राप्त होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, हमने ये पहले वीडियोस में देखा था। तो क्लोरोप्लास्ट में कुछ प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए जेनेटिक कोड न्यूक्लियस से प्राप्त होता है, जबकि कुछ प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट खुद अपने स्तर पर भी सिंथेसाइज कर सकता है। तो यहाँ जो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है इसके सिंथेसिस के लिए कुछ जेनेटिक कोड न्यूक्लियस से प्राप्त होता है और कुछ जेनेटिक कोड क्लोरोप्लास्ट के DNA से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस एंजाइम के सिंथेसिस में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट DNA दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इस एंजाइम की विशेषता यह भी है
कि यह एंजाइम जो कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहा है, यह एंजाइम एक ऑक्सीजनेस एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। ऑक्सीजनेस एंजाइम के रूप में इसकी एक्टिविटी हम फोटो रेस्पिरेशन में डिटेल में देखेंगे। तो यह जो एंजाइम होता है यह एक ऑक्सीजनेस एंजाइम की भी तरह से कार्य कर सकता है और इसके द्वारा फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो सकता है। इस एंजाइम को रुबिस्को के नाम से भी जाना जाता है। रुबिस्को अर्थात राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके अलावा इस एंजाइम को कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह एंजाइम इस कंप्लीट साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है। नेक्स्ट एंजाइम जो कि सेकेंड रिएक्शन में प्राप्त हो रहा है, सेकेंड रिएक्शन जो कि एक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है, एटीपी इसमें कार्य कर रहा है, एटीपी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ यूज होने वाले एंजाइम काइनेज होते हैं। तो एटीपी के द्वारा यहाँ फॉस्फोराइलेशन पीजीए का किया जा रहा है, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यहाँ यूज होता है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। थर्ड रिएक्शन जो कि एक रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पर प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है वह फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जाना जाएगा। फोर्थ रिएक्शन आइसोमराइजेशन की रिएक्शन है, जहां पर पीजीएल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में आइसोमराइज हुआ है। प्रयुक्त होने वाला एंजाइम भी आइसोमरेज होगा। नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन, दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स के मिलने से, अतः यहाँ पर जो एंजाइम प्रयुक्त होगा यह एंजाइम एल्डोलेज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन, ऑर्थोफॉस्फेट का रिलीज होना एंजाइम फॉस्फेटेज के द्वारा किया जाता है। और अगेन यहाँ 6 कार्बन युक्त शुगर और 3 कार्बन युक्त ग्लिसरॉल्डिहाइड से एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट का फॉर्मेशन ट्रांसकीटोलेज द्वारा होगा। इस एंजाइम की क्रिया के लिए टीपीपी कोफैक्टर अर्थात थायमीन पायरोफॉस्फेट आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम 7th रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा यह एंजाइम ट्रांसकीटोलेज कहलाएगा। नेक्स्ट सीडोहैप्टलूज 1,7 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन 8th रिएक्शन कैटेलाइज करी जाती है एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा। और अगेन ऑर्थोफॉस्फेट का रिलीज 9th जो रिएक्शन है यह फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा की जाएगी। जो एंजाइम यहाँ पर कर रहे हैं ये लगभग रिएक्शंस एक जैसी ही होती हैं। तो यहाँ पर फॉस्फेटेज एंजाइम सेम फॉस्फेटेज यहाँ पर यूज हो रहा है और सीडोहैप्टलूज 7 फॉस्फेट से राइबोज 5-फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है यह रिएक्शन अगेन ट्रांसकीटोलेज द्वारा ही कैटेलाइज होगी और यह ट्रांसकीटोलेज भी थायमीन पायरोफॉस्फेट का कोफैक्टर यूज करेगा। राइबोज 5-फॉस्फेट से राइबोलोज 5-फॉस्फेट का फॉर्मेशन। 11th रिएक्शन यह एपिमरेज एंजाइम क्योंकि एपिमराइजेशन रिएक्शन है एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होती है। और 12th रिएक्शन जो कि आइसोमराइजेशन की रिएक्शन है, ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट से राइबोलोज 5-फॉस्फेट का बनना, यह आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा संपन्न होगी। लास्ट 13th रिएक्शन जहां पर राइबोलोज 5-फॉस्फेट से राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, एटीपी प्रयोग होते हैं। यह रिएक्शन राइबोलोज
फॉस्फेट काइनेज एंजाइम के द्वारा होती है। काइनेज अगेन क्योंकि यहाँ पर एटीपी का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यह एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है जो कि 13 स्टेप में संपन्न हो रहा है। इस साइकिल में बनने वाला फर्स्ट कंपाउंड यद्यपि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, परंतु यह एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट जो इस साइकिल में बन रहा है वह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यह अल्टीमेटली हेक्सो शुगर के फॉर्मेशन में यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो यह एक साइक्लिक प्रोसेस जो कि C3 साइकिल कहलाता है। यह जिन प्लांट्स में पाई जाती है उन्हें हम C3 प्लांट्स कहते हैं। यदि C3 साइकिल को हम देखते हैं या कैल्विन साइकिल को यदि हम देखते हैं तो इस कैल्विन साइकिल में एक हेक्सो शुगर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, हेक्सो शुगर के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए कुल मिलाकर के हमें 18 ATP, 12 रिड्यूस्ड NADP और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रयुक्त होते हैं। ATP राइबोलोज 5-फॉस्फेट का राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में फॉस्फोराइलेशन के समय 6 ATP वहाँ प्रयुक्त होते हैं, जबकि 12 ATP का प्रयोग 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज करने में किया जाता है। 12 NADP का प्रयोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में रिडक्शन में किया जाता है, जबकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स राइबोलोज बाइफॉस्फेट से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्मेशन में प्रयुक्त होते हैं। तो यह जो कंप्लीट साइकिल है, क्योंकि इस साइकिल में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट कंपाउंड है, इसलिए यह C3 साइकिल कहलाई। इस वीडियो में हमने C3 प्लांट्स में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का अध्ययन किया। थैंक यू।